नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के पार्ट 8वां लाया हूँ। इससे पहले मैंने इसके 7 पार्ट तक अपलोड कर दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर दोस्तों अगर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको जीके हो गया, जीएस, करंट, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और करंट एवं साइंस मिक्स की क्वेश्चन डेली वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, जो कि आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल नाम करके, आप उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं ये ओम जायसवाल नाम के चैनल से आपको मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? आपको बताना है कि जल की जो कठोरता होती है वो किसकी उपस्थिति से होती है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल में जो कठोरता वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के कारण होती है। जब यह कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं, क्योंकि इस कठोरता को मात्र उबालकर ही दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल की कठोरता किसके कारण होती है? आपको बताना है इनमें से कि जल की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो जल की कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी CaHCO3 ट्वाइस। जो जल की कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसके रासायनिक सूत्र जो है वही यही है, CaHCO3 ट्वाइस। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी CaHCO3 ट्वाइस, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? आपको बताना है कि जो जल की कठोरता होती है वो उबालने से दूर हो जाए तो उसकी प्रकृति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थायी। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाती है तो वह कठोरता अस्थायी प्रकृति की होती है। यह कठोरता जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि इनमें से जो जल की संशुद्धि होती है उनमें कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पोटेशियम परमैंगनेट। जल की जो संशुद्धि में होती है वो पोटेशियम परमैंगनेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। यह कीटाणुनाशक होता है, अतः जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर उसे मानव के उपयोग योग्य बनाता है। रासायनिक सूत्र की बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा KMnO4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया है, जो कि सुपर गेस क्वेश्चन है आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपूर्ण हल जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए गणित एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा ई बुक है, 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा दोस्तों जो आपको इस ई बुक में ना मिल जाए। इस ई बुक को लेकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ई बुक आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। विथ डिटेल के साथ इसमें सारे क्वेश्चन बताए गए हैं दोस्तों। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे आसानी से ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? आपको बताना है इनमें से जो पानी की अस्थायी कठोरता होती है वो किसका प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी CaOH ट्वाइस। जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल में चूना जल जो होता है मिलाकर अस्थायी कठोरता दूर की जाती है और जल की स्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है? आपको बताना है जो भारत में नगर पालिका सप्लाई पानी होता है उसके जल का उपचार किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरीन। जो भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतया क्लोरीन द्वारा किया जाता है जो विरंजक चूर्ण से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संगमरमर मार्बल। ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों क्लोरीन तथा सिलिकॉन तीनों तत्व होते हैं, जबकि अगर संगमरमर की बात करें तो यह यौगिक यानी चूने के पत्थर का रूपांतरित शैल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि यह खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? इनमें से आपको बनाना है किसी तत्व का परमाणु किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हीलियम। हीलियम परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 31 पिकोमीटर है तथा यह सबसे छोटा परमाणु है। जबकि अगर हम सीजियम की बात करें दोस्तों तो यह सीजियम परमाणु जिसकी त्रिज्या 298 pm है जो कि सबसे बड़ा है। छोटा की बात करें तो हीलियम हो गया दोस्तों और सबसे बड़ा की बात करें तो यह सीजियम परमाणु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह, आपको बताना है इनमें से कि जो एक जल नमूना होता है वो भारी जल क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेयजल से भारी है। भारी जल जो कि पेयजल से भारी होता है यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है और इसका अणुभार 20 होता है जो साधारण जल के अणुभार यानी 18 से अधिक होता है, इसीलिए इसे भारी जल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी जल का अणुभार है, आपको अभी मैंने बताया है, आपको बताना है कि जो भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो भारी जल का अणुभार होता है वो 20 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? आपको बताना है इनमें से कि जो भारी जल होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी D2O। जो भारी जल होता है उसका जो आणविक सूत्र D2O होता है। हाइड्रोजन के आपको बता दें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं एवं इसके ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है D2O। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से जो समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन की। जो समुद्री जल में विभिन्न लवण पाए जाते हैं जिसमें से सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड या सामान्य लवण या खाने के नमक की होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों।
आपको बताना है कि लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जस्तीकरण। जो लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं तथा इस तरह लेपित लोहे को जस्तेदार लोहा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। आपको बताना है इनमें से जो गैल्वेनाइज्ड अभी मैंने बताया है तो लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इससे लोहा सुरक्षित रहता है और वायुमंडलीय गैसों तथा नमी की क्रिया पहले जिंक से होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है, इनमें से आपको बताएं जो प्लास्टिक बोतल होता है या बाल्टी होता है वो किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपर्युक्त दोनों, जो कि ये है पॉलीएथिलीन टेरेफ्टेल और पॉलीविनाइल क्लोराइड की। पॉलीएथिलीन टेरेफ्टेल बात का प्रयोग प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड भी प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी Na2O, जो कि समक्षारी ऑक्साइड होता है। अगर बात करें हम N2O5, CO2 और SO3 की तो यह अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा। लोहा जो कि तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन। कार्बन जो कि कार्बनिक यौगिक के मुख्य रूप से मौजूद रहता है, अतः कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कार्बन है और कार्बन सभी जीवित प्राणियों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक संख्या में किस यौगिक के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन। कार्बन के यौगिक सर्वाधिक संख्या में हैं क्योंकि इनमें श्रृंखलन की अद्वितीय क्षमता होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। अगर हम औद्योगिक स्तर पर हाइड्रोजन गैस का जो उत्पादन होता है जल के विद्युत अपघटन द्वारा होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया के फलस्वरूप भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और लाल तप्त पर भाप गुजारने के फलस्वरूप भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक तत्व सबसे भारी तत्व है जो निकेल समूह का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्लैटिनम। प्लैटिनम जो कि एक जंग प्रतिरोधी है तथा निकेल एवं कॉपर अयस्कों से प्राप्त होता है। वस्तुतः हम बात करें प्लैटिनम एवं पैलेडियम दोनों ही निकेल समूह के हैं, परंतु पैलेडियम का जो परमाणु भार होता है वो पैलेडियम से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। आपको बताना है कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिल्वर। जो कॉपर सल्फेट होता है उसको सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है।
अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं। 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि इनमें से किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। और हम बात करें KCl में तो मात्र आयनिक बंध होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।